नमस्कार, मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा, अधिवक्ता जिला एवं सत्र न्यायालय बुलंदशहर पुणे उपस्थित हूँ। मैं लगातार आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत रहता हूँ, उपस्थित रहता हूँ। आपको लगातार ज्ञानवर्धक विषय के साथ में अवगत कराता रहता हूँ। नवीन तथ्यों को माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित या सरकार का कोई ऐसा विषम विषय है या समाज में ऐसी कोई कुव्यवस्था है, उसके विषय में हम लगातार आपसे रूबरू होते रहते हैं। आज एक नवीन विषय है जो चेक इत्यादि आजकल वर्तमान में स्थिति देख रहे होंगे कि चेक के केसेस बहुत अधिक माननीय न्यायालय में आ रहे हैं। उन मैक्सिमम अवस्थाओं में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि कोई व्यक्ति किसी को बतौर सिक्योरिटी मीन्स धरोहर राशि कोई चेक दे देता है और उस चेक दे करने के सापेक्ष जो उससे राशि प्राप्त कर लेता है, उस राशि को भी वो नगद रूप में दे चुका होता है, लेकिन उसका जो चेक है वो दुरुपयोग हो जाता है उसका, वो पड़ा रहता है लगातार। और लास्ट मोमेंट पे स्थिति ये होती है कि वो जो है अनावश्यक रूप से और अधिक दबाव बनाना शुरू कर देता है जो चेक प्राप्त करता है, और उसकी इच्छा ये होती है कि इससे जो दोबारा से अनर्गल रूप से धन को और वसूल लिया जाए। तो वो दवालदार प्रयास करता है और प्रेशर बना करके फिर उसके खिलाफ नोटिस इत्यादि लीगल तैयारी करता है और फिर उसके खिलाफ सूट फाइल कर देता है माननीय न्यायालय में। तो जब माननीय न्यायालय में परिवाद के रूप में फाइल होता है विषय, तो उसमें चूंकि चेक संबंधित सब्जेक्ट है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के अनेक उच्च न्यायालयों के द्वारा प्रतिपादित ऐसे विधान हैं जिनके अनुपालन में जो लोअर कोर्ट है, अवर न्यायालय है, वो संज्ञान लेती है। और संज्ञान लेने के साथ साथ उसको जो चेक देता है उसको अनावश्यक रूप से ये सिद्ध करना इतना कठिन हो जाता है कि इससे जो चेक के माध्यम, चेक जो मैंने धरोहर राशि के रूप में दिया, इससे जो राशि प्राप्त की थी उस राशि को मैंने इसको दे दिया है, वो नहीं सिद्ध कर पाता। क्योंकि जो इस तरह के कुछ लोग जो हैबिचुअल लोग हैं, जो केवल इसी तरह का व्यापारीकरण कर रहे हैं, तो वो हैबिचुअल लोग जो आदतन कर रहे हैं इसका उसको व्यवस्था को, तो वो शर्मा जी वो उनका ध्येय ही केवल इतना होता है कि वो चेक दे करके पैसे को एक नंबर से देते हैं और 2 नंबर से पैसा वापस लेते हैं, जो अनरिकॉर्डेबल पेमेंट होता है। और लास्ट मोमेंट पे यदि कोई हिसाब भी होने लगे, क्योंकि उनको तो उनका उद्देश्य ही वही काम करने का है, तो उस हैबिचुअलिटी के कारण और जो दस्तावेजी साक्ष्य जब प्रदर्शित होता है समाज के भी सामने, तो वो बिल्कुल नकारा स्थिति में उत्पन्न हो जाते हैं और उनको ये महसूस होता है कि इन्होंने कोई पैसा इसकी रकम नहीं दिया है, इसलिए मजबूरी में इसने चेक को बाउंस करा के इसमें मुकदमा फाइल किया है। तो इसका मुकदमा फाइल करने वाले का पक्ष मजबूत और अच्छा और पारदर्शी और पवित्र माना जाता है। तो स्थिति यहाँ 2 हैं। यदि किसी से कोई भी पेमेंट इत्यादि ले रहे हो तो 100% ये मान लीजिए कि जो भी रकम का हम चेक दे रहे हैं उस रकम के सापेक्ष उसके खाते में ही हम पेमेंट क्लियर करें। पहले तो मैं चेक देता हूं से समस्त अपने जो भी मुझे दर्शक देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा, यही अपील करूंगा कि वो एक नंबर से ही पैसे का पेमेंट करें और पेमेंट करने के बाद उससे हिसाब करें। फिर वो चेक का भविष्य रूप से यदि दुरुपयोग भी करता है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, दीनानाथ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी हो, संतोष कुमारी झा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा हो, पंजाब, बहुत सारी ऐसी रूलिंग्स हैं कि यदि पार्ट में भी पेमेंट चला गया है तो तब भी चेक प्राप्त करता चेक देता के अगेंस्ट कोई सूट फाइल नहीं करेगा, वो मेंटेनेबल नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसकी सिद्धता पार्ट पेमेंट के कारण समाप्त हो जाती है। उसकी चेक उसने 1 लाख का दिया बाई देवे, तो जो 1 लाख का बाई देवे, अगर जो उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं कि 1 लाख का कोई चेक दिया हुआ है और उसको रकम 40,000, 30,000, 20,000, 50,000 उसके खाते में पहुंच गई है, तो उस पे चेक पे उल्लिखित रकम को तो चेंज नहीं कर सकता। तो उसके सापेक्ष वो व्यक्ति, जो भी व्यक्ति हैं, वो अपने लीगल एडवाइजर या अधिवक्ता के माध्यम से सीधा लीगल नोटिस देते हैं और कोर्ट में मुकदमा फाइल कर देते हैं। तो चूंकि 1 लाख रुपए का क्लेम कर रहे हैं वो, तो 1 लाख रुपए की रकम तो है नहीं, क्योंकि उस रकम के सापेक्ष पार्ट पेमेंट उस व्यक्ति ने 1 नंबर से अपने खाते में ले लिया है। तो जब वो फिर मेंटेनेबल नहीं हो सकता है, तो जब वो मेंटेनेबल नहीं होगा तो सूट जो निष्क्रिय हो जाएगा। पहला विषय सावधानी का। दूसरा विषय यह है कि यदि किसी को भी चेक देना है
तो पूर्ण पारदर्शिता और पवित्रता के साथ संपूर्ण स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए लिखा पढ़ी में लेकर के दें। चेक किस बाबत लिया गया है उसका पूरा हवाला, और चेक कितने किस ब्याज इत्यादि दर पे लिया गया है तो ब्याज पे। तो जो चेक देने वाले हैं उनके लिए सतर्कता का विषय ये है कि यदि उस पे ब्याज अंकित होगा कि मैं इतना मासिक % ब्याज के साथ टोटल रकम इतनी महीने का इतना वसूलना पाऊंगा, उसके सापेक्ष मैंने आज दिनांक टोटल रकम 11 माह के ब्याज के साथ में इतना चेक में अंकित धनराशि के सापेक्ष प्राप्त कर लिया है। तो उस कंडीशन में जब प्राप्त कर लिया है, चूंकि अगर भविष्य की स्थिति पैदा होती है तो वो जो एग्रीमेंट टाइप का उन्होंने हस्ताक्षरित किया है शपथ पत्र पे, उसको माननीय न्यायालय में अंकित करा करके दिखा करके ये मांगा जा सकता है कि इनका सूदखोरी का ब्याज का काम है, तो उनका लाइसेंस माननीय न्यायालय मंगा ले, तो एक एविडेंस उसके विपक्ष तैयार होगी। तो ऐसी कंडीशन में वो भी मेंटेनेबल नहीं हो पाएगी स्थिति, और लास्ट में उसको भी बैक आना पड़ेगा जो चेक में मुकदमा फाइल करने वाला है। तो ये कंडीशन ध्यान में रख करके ही कोई चेक का कोई व्यापारीकरण हम लोगों को करना चाहिए। विशेषकर केवल इसमें मेरा कहने का इतना है कि यदि किसी को चेक दे रहे हो, किसी से कोई राशि ले रहे हो, तो जो 1 नंबर में आपको वापस करनी ही करनी है, चाहे उससे 2 नंबर में प्राप्त की हो, क्योंकि आपने उसको 1 नंबर में धरोहर राशि के रूप में चेक दिया है, तो इसलिए उसको राशि भी रिटर्न जो होगी वो भी 1 नंबर में ही आपको करो, बैंक के माध्यम से करो। इससे सरकार का जो एक अहम भाग है, जो उसकी प्रॉपर्टी है, जो उसका GDP है, जो ग्रोथ होना है सरकार का, वो भी होगा, और आपकी भी सुरक्षा निश्चित रूप से कंप्लीट होगी और बनी रहेगी। आपके खिलाफ कोई किसी प्रकार का केस इत्यादि माननीय न्यायालय में नहीं बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। कल नवीन विषय के साथ पुनः फिर होगी मुलाकात, तब तक लेता हूं आपसे विदाई। नमस्कार।